बांग्लादेश में तख्ता पलट और इस पर अब बहुत ज्यादा सवाल नहीं बचे हैं। सेना की तरफ से भी यह बयान आ गया है कि 24 से 48 घंटों में इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन कर लिया जाएगा। इससे तय हो जाता है कि शेख हसीना का तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश उसी राह पर चल निकला है जिसकी आशंका थी। आरक्षण विरोधी आंदोलन ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया और नतीजा ये हुआ कि जहां बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, वहीं उन्होंने अपना देश छोड़कर भारत की शरण ली है। सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना यहां से लंदन जा सकती हैं। वहीं अब अप्रत्यक्ष तौर पर वहां सेना के पास बांग्लादेश की बागडोर आ गई है। सेना के मुताबिक बांग्लादेश में 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होना है। इस मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ बातचीत करेंगे। आखिर इस तत्काल घटी घटना का एशिया और भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बांग्लादेश की स्थितियां क्या बनने वाली है और एग्जैक्टली बांग्लादेश में हुआ क्या है, इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यह रिपोर्ट। बांग्लादेश जिस तरह गृह युद्ध की तरफ जा रहा था, उसका हश्र यही होना था। आरक्षण के विरोध में उग्र आंदोलन के बाद स्थितियां वहां बेकाबू होती जा रही थी और प्रधानमंत्री शेख हसीना को न सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि देश तक छोड़ना पड़ गया। शेख हसीना वैसे तो भारत आ गई हैं, लेकिन सूत्रों से खबर है कि वो लंदन चली जाएंगी। दरअसल पूरा मामला छात्रों का विरोध स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को मिलने वाले 30% आरक्षण को लेकर है। ये बांग्लादेश में होना था, सारे आसार दिख रहे थे। शेख हसीना काफ़ी लंबे समय से पावर में हैं और अभी जो पिछली इलेक्शन हुई उसमें सारी ऑपोजिशन ने बॉयकॉट करा था। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी प्लस करप्शन कह लीजिए, जॉब्स कह लीजिए, सारा माहौल, और इसके अलावा यस डेफिनेटली रेडिकल इस्लाम और ऑपोजिशन पार्टीज, तो सबकी जो खिचड़ी थी तो रास्ता यहीं दिख रहा था, ये होना था। बट दूसरी बात जो भारत के हिसाब से आई थिंक हमें इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है कि बांग्लादेश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए और जो भी सरकार हो इलेक्टेड हो और ऐसी सरकार हो जो इंडिया की तरफ फ्रेंडली हो या एटलीस्ट इंडिया के एंटी ना हो। बहरहाल सेना ने भी शेख हसीना के पीएम पद से इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। सेना के मुताबिक बांग्लादेश में 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार का गठन होगा। अंतरिम सरकार देश को चलाएगी। जाहिर है अप्रत्यक्ष रूप से बांग्लादेश की बागडोर सेना के हाथ में आ गई है। सेना ने नागरिकों से हिंसा रोकने का अनुरोध किया। सेना का कहना है कि कुछ हफ्तों में हुई सभी हत्याओं की जांच की जाएगी। वहीं सेना के साथ चर्चा में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का दौर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बड़ा गंभीर मसला है और इस पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने वाला है। संजीव श्रीवास्तव जी विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ जी आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर। डॉक्टर मनन द्विवेदी जो कि एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर द्विवेदी आपका भी मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ रंजीत कुमार जी पूर्व डिप्लोमेटिक एडिटर नवभारत टाइम्स भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत देवनाथ जी मैं आपसे करना चाहूँगा क्योंकि मेरे जहन में एक ही सवाल आ रहा है, सेना का स्टैंड। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसमें सेना की भूमिका को आप कैसे देखते हैं और फिलहाल सेना किसके साथ दिखाई पड़ती है? देखिए, बांग्लादेश में हमेशा से ही सेना का एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में बड़ा प्रभुत्व रहा है। 1971 के बाद जब बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से टूटने के बाद, तब से ही मुक्ति वाहिनी के जो योद्धा थे उन्होंने सेना में ज्वाइन भी किया। बांग्लादेश की सरकार में मुक्ति वाहिनी को काफी वर्चस्व मिला और इसी का एक रिजल्ट ये भी हो सकता है कि 1975 में जब सेना को लगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो सेना ने 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर बांग्लादेश में ये है कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे 1947-48 में, तो उसके बाद बड़ी संख्या में जो बिहार, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कुछ उत्तर प्रदेश से भी मुस्लिम्स जो हैं वो माइग्रेट करके बांग्लादेश चले गए थे। तो बांग्लादेश में हमेशा 1947-48 से ही दो तरह के बांग्लादेशी रहे हैं। एक तो वो बांग्लादेशी जो कि वहां के ओरिजिनल बांग्लादेशी थे,
बंगाली बोलते थे, और एक दूसरे बंगाली जो भारत से माइग्रेट होकर, खासतौर से बिहार से माइग्रेट होकर बांग्लादेश चले गए। तो 1971 के पहले की बात अगर आप याद करें तो जब वहां पर शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग के साथ मिलकर पाकिस्तान को वहां से बेदखल किया, उस वक्त, मैं 1971 से पहले की बात कर रहा हूं, ये जो भारत से गए हुए मुस्लिम्स थे, इन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की सरकार को खुलेआम मदद दी थी। वो लोग हमेशा प्रो पाकिस्तानी रहे। तो जैसे मार्च 1971 में जब शेख मुजीबुर रहमान ने ये डिक्लेयर किया कि बांग्लादेश आजाद है, तो पाकिस्तान की आर्मी ने क्रैकडाउन शुरू किया, और जो भारत से गए हुए जो मुस्लिम थे, इन लोगों ने उस वक्त पाकिस्तानी, उस वक्त ये हिंदी भाषी थे शुरुआती दिनों में, बाद में इन्होंने आस्ते आस्ते बंगाली सीखी। तो इन लोगों ने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया था मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक। उसके बाद क्या हुआ, जब मुजीबुर रहमान ने देश को आजाद किया, तो वहां पर उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, वो डोमिनेंस में आ गई। लेकिन जो ये बाहर से गए हुए मुस्लिम थे, अब जैसे अभी खालिदा जिया हैं, ये बीएनपी पार्टी है, ये लोग हमेशा उन मुस्लिम लोगों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहे जो कि भारत से बांग्लादेश में गए जी। अब इसी लाइन पर बांग्लादेश की आर्मी में भी दो धड़े हैं, ये समझना पड़ेगा जी। बांग्लादेश की आर्मी में भी जो उन्होंने बहुत कोशिश की कि बांग्लादेश की आर्मी को पॉलिटिकल रखें, लेकिन कैसे कैसे करके बांग्लादेश की आर्मी में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि ज्यादातर ओरिजिनल बंगाली ऑफिसर्स हैं, बंगाली बोलते हैं, उनके दादा परदादा भी बांग्लादेश में थे, ईस्ट पाकिस्तान में थे। और बांग्लादेश की आर्मी में एक अफसरों का एक धड़ा ऐसा भी है जो कि अफसर उन लोगों के वंश से आए हैं जो लोग कि भारत से, पूर्व भारत से, बिहार से बांग्लादेश माइग्रेट कर गए थे, भारतीय मूल के जो लोग वहां पर गए थे। जी, ये तो जी आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि आपने बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि ये कहीं आया नहीं, लेकिन जो ताज़ा हालात है उसको भी ज़रा समझ लेते हैं। डॉक्टर द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर द्विवेदी, आर्मी की एक क्या आर्मी का रुख है उसको थोड़ा समझने की कोशिश की और उस एंगल को समझेंगे, लेकिन अभी जो बांग्लादेश में हालात बने हैं ये कितने अपेक्षित हैं? यानी ऐसा होना ही था, आज नहीं तो कल वहां पर होना था, कुछ इस तरह का उनका पॉलिटिकल सिनेरियो है। दूसरा, भारत के साथ संबंधों में भारत की भूमिका क्या होगी? 71 की भी जब बात करते हैं तो भारत की बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है, लेकिन अब जो हालात हैं उनमें भारत की भूमिका क्या होगी? ये दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूँ। जी बिल्कुल, पहले तो ये बड़ा ही ये जो थीम जो है बांग्लादेश का बड़ा ही टॉपिकल है, और इसमें हम देखेंगे आपने जो पहले बात बोली वो ये बोली कि ये अभी नहीं होना था तो आज 6 महीने बाद ये स्थिति होती। तो मुझे लगता है कि मैं पिछले 1 वर्ष से 6 महीने से मैं भी बांग्लादेशी अफेयर्स को फॉलो कर रहा हूँ। वैसे मैं अमेरिका पे काम करता हूँ, पर हम देखेंगे कि बांग्लादेश में चीन की जो घुसपैठ है वो भी बहुत बढ़ गई है, और उसके चलते वहां पर उनके पास जैसे कोको आइलैंड्स है म्यांमार में, और जो मैरीटाइम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी चीन से काफी मदद ले रहा है, पैसे भी ले रहा है। पर मैं भारत की जहां तक बात करूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं गलती हुई, क्योंकि शेख हसीना जो है वो प्रो भारत मानी जाती हैं अगर हम उनके स्टेटमेंट्स पे और उनकी बेसिक पॉलिसीज पे जाएं जी। और मोदी जी के साथ बैठकर उन्होंने तीस्ता की ट्रीटी की बात भी करी, जिसमें कि रिवर तीस्ता का वाटर का डिवीजन कैसे हो और कैसे वहां के एग्रीकल्चर लैंड को मिले, या फिर कैसे उनको फ्लड नहीं हो बांग्लादेशी प्लेन्स। इन सब बातों पे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत वहां चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो एजेंडा है ह्यूमन सिक्योरिटी का, मानवीय सुरक्षा का, ये एजेंडा बिल्कुल ही मतलब डिरेल हो जाएगा। और खालिदा जिया, जहां तक उनका सवाल है, वो उनकी सिंपैथी प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स के साथ रही है। तो अगर खालिदा जिया आती हैं, और अभी तो लोग ये भी क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं कि वहां मिलिट्री कू हुआ है या नहीं हुआ है, पर पिछले 10 दिनों से मैं फॉलो कर रहा हूँ इस डेवलपमेंट को, और इसमें हमें ये पता पड़ रहा है कि जो उनके जो आर्मी चीफ हैं बांग्लादेश के, उन्होंने ये बात साफ साफ बोली है
कि हम वॉच कर रहे हैं, कि वो लोग मॉनिटर कर रहे थे कि पॉलिटिकल सिचुएशन वहां पे कैसे डेवलप होती है और उसके बाद वो कुछ रुक लें। तो एक तरीके से जैसा कि हमारे कर्नल साहब ने बोला, रक्षा विशेषज्ञ जी ने बोला, मिलिट्री का रोल भी थोड़ा बहुत डूबियस या पार्टीजन टाइप का हो रहा है। और दो बातें मुझे इमीडिएटली, मैं अपनी बात खत्म करूंगा कहकर यहाँ पर, कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ है, जी। उन्होंने भी अपने भारत बांग्लादेश सीमा पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है और किसी भी तरह का आवागमन नहीं किया जाए, ऐसी बात बोली है। उसके अलावा जो एमईए है उसने भी बोला है अपने नागरिकों को, जो बांग्लादेश में इंडियंस हैं कहीं पर भी, ढाका में हैं या बाहर हैं, कि वो बिना किसी काम के बाहर ना निकलें और अपनी सुरक्षा का ध्यान दें। और इसके साथ ही जो ट्रेन हैं, जो बसेस के कनेक्शंस हैं, जो बिम्स्टेक और नॉर्थ ईस्टर्न, ये क्या कहते हैं इसको, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का जो मुद्दा है जिसको भारत आगे बढ़ाता रहा है, उन सारी बातों को लेकर चलें तो बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल वायलेंस हुआ है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई है, ये हमारी ये भारत सारी की प्रोसेस जो चल रही थी, political जितनी चीजें चल रही थी जो सकारात्मक दिशा में बढ़ रही थी, उनको एक झटके की तरह, इसको संक्षेप में, इसको और थोड़ा विस्तार, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिए। सबके बीच में रंजीत कुमार जी, पूर्व डिप्लोमेटिक एडिटर नवभारत टाइम्स, भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आप हालांकि बातचीत को सुन ही रहे थे जो अभी हमारे दो विशेषज्ञों ने बात रखी है। रंजीत जी, ये बात सिर्फ आरक्षण तक सीमित नहीं दिखाई देती कि आरक्षण एक छोटे से, ये समझ लीजिए, चिंगारी की तरह काम किया है, लेकिन ये सारा सेटअप जो है ऐसा लग रहा है बहुत पहले से चल रहा था और उसको धीरे धीरे बढ़ाया गया। अब छात्रों, जब आपसे बात कर रहा हूं, छात्रों की तस्वीर है पीएम हाउस में, वो उनके बेड पर लेटे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये सारी चीजें ऐसा लग रहा है बहुत पहले से तैयार थी और प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़े। ये स्थितियां तभी बनती है जब उनको ये समझ में आ जाए कि सब कुछ उनके खिलाफ हो चुका है। देखिए, आरक्षण का जो मसला था वो लगभग हल हो चुका था। उसका मसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन लगभग स्थगित हो गया था, लेकिन बांग्लादेश में जो राख सुलग रही थी उस पर पेट्रोल डालने का काम जो बाहरी ताकतें हैं, बांग्लादेश से जो बाहर की ताकतें हैं, उन्होंने किया है। तो जमात इस्लामी के जो उग्रवादी तबके के लोग हैं उनको इकट्ठा किया है, उन्हें फिर से उकसाया है, फिर से आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका हम कह सकते हैं। देखिए, जो पिछले 2 दिनों का जो घटनाक्रम हम देख रहे हैं वो काफी, उसकी कभी अपेक्षा भारत के राजनयिक हलकों में नहीं की गई थी। अचानक एक उभार आया और हिंसा फैली और जिसका पुलिस की गोलियों के जवाब में 100 से अधिक लोग मारे गए। तो इसका फायदा जो विदेशी ताकतें हैं उन्होंने उठाया। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो विरोधी माहौल है और उग्र हो गया। इसका फायदा वहाँ की जो अवामी लीग की विरोधी जो ताकतें हैं उन्होंने उठाया। देखिए, बांग्लादेश में अभी जिस तरह के हालात बनते दिख रहे हैं उसमें राजनीतिक अस्थिरता लंबे काल तक बनी रहेगी। बांग्लादेश की जो सेना के प्रमुख हैं जनरल अकर-उज-जमा, उन्होंने सत्ता एक तरह से संभाल ली है, अंतरिम सरकार के गठन की बात कही है। तो अब अंतरिम सरकार उनके हाथों द्वारा लंबे अरसे तक चलते रहने की संभावना है। वहाँ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, बांग्लादेश की जो आर्मी है, अब देखना पड़ेगा कि उसका झुकाव पाकिस्तान की ओर जाता है या चीन की ओर जाता है। रंजीत जी, पॉलिटिकली क्या समझा जाए, सेना के हाथ में शासन आ गया है या आपको लगता है कि अब शेख हसीना से इतर जो दूसरे, चाहे वो खालिदा जिया हो या अन्य पॉलिटिकल मूवमेंट्स हो, किसके हाथ में बांग्लादेश चला गया? देखिए, बांग्लादेश का शासन फिलहाल सेना के हाथ में है। सेना का कमान संभाल रही है और निकट भविष्य में नहीं लगता कि वहां पर कोई दूसरा राजनीतिक दल सत्ता पर बैठ सकता है। उसके लिए सेना को एक समुचित माहौल, जमीन तैयार करनी पड़ेगी। चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने में लंबा वक्त लग सकता है और राजनीतिक स्थिरता लाने में भी लंबा वक्त लग सकता है। तब तक सेना को पूरे देश में अपना पांव जमाने का मौका मिलेगा और देखना पड़ेगा कि जो सेना के प्रमुख हैं वो सत्ता छोड़ने को तैयार होते हैं या नहीं, कितने लंबे अरसे तक सत्ता पर बने रहते हैं, या उनकी खुद की महत्वाकांक्षाओं पर भी निर्भर करता है। वो सत्ता पर चलाते रहने के लिए वो भी ठीक है। मुझे लगता है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ इस पर विशेष रोशनी डाल पाएंगे, क्योंकि वो
सेना और ख़ासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके सेटअप और यहाँ के सेना के मिजाज को भी बड़े अच्छे से समझते हैं। देवनाथ जी, अभी सेना का शासन हमने देखा, ये तख्ता पलट पाकिस्तान में बड़ी आम बात रही, बांग्लादेश में भी कोई बहुत उससे इतर नहीं रहे, लेकिन हाल में देखा जाए तो शेख हसीना ने बड़ा लंबा समय शासन किया। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रही, भारत के साथ संबंधों की वजह से भी कह लें, जिसकी वजह से उनके इस शासन को याद किया जाएगा। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश क्या बन गया है और भारत के लिए क्या स्थितियां रहेंगी? यहां पर सैन्य शासन के होने का मतलब भारत के लिए क्या है? बांग्लादेश की आर्मी जो है वो शुरुआती दिनों से ही सत्ता में खासा इंटरेस्ट लेती रही है। बांग्लादेश की आर्मी में शुरुआती दिनों से ही दो धड़े थे। एक धड़ा वो था जिन्होंने की मुक्ति वाहिनी के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की थी, और दूसरा धड़ा ऐसा था जो कि ऐसे ऑफिसर्स थे जिन्होंने की 1971 के मुक्ति वाहिनी की लड़ाई के टाइम पर खुलकर बांग्लादेश के लोगों को दबाया था। अब जब बांग्लादेश आजाद हुआ तो वहां दो तरह की चीजें हुई। वो सेना के अफसर जिन्होंने मुक्ति वाहिनी की मदद की थी, उनको तेजी से आगे बढ़ाया गया, और सेना का जो हिस्सा, मैं 1972, 73, 74, 75 की बात कर रहा हूं, सेना का वो हिस्सा जिन्होंने की पाकिस्तान की आर्मी थी, उस वक्त तो बांग्लादेश की आर्मी भी पाकिस्तान की आर्मी थी, जी। जिन्होंने बांग्लादेश के लोगों को, मुक्ति वाहिनी के लोगों को दबाने की में अपना योगदान दिया था, उनको आस्ते आस्ते पृष्ठभूमि में भेज दिया गया, दबा दिया गया, या उनको सेना से रिटायर कर दिया गया। तो इससे उनकी आर्मी में पॉलिटिसाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। अब वहां जब भी ऑल्टरनेट सरकार बनती रही है, चाहे वो शेख हसीना अवामी लीग हो या बीएनपी की सरकार हो, खालिदा जिया हो, हमेशा से ही सेना जो है वो पृष्ठभूमि में रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि एक समय ऐसा था कि जनरल इरशाद वहां पर बांग्लादेश के प्रमुख रहे। आज की तारीख में बांग्लादेश की आर्मी ने ये दो तीन चीजें नोटिस करनी पड़ेगी कि एक तो सेना ने तख्ता पलट नहीं किया। सेना ने लास्ट मोमेंट पे, जब तक कि उपद्रवी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के घर के गेट पर थे, तब तक सेना ने कोई तख्ता पलट की कोशिश नहीं की। पर ये साइलेंस एक स्ट्रेटेजी को भी दिखाता है, सेना का साइलेंस। हाँ, मेरे ख्याल से सेना जो है वो देश के लोगों का मूड भांप रही थी। देखिए, अभी अगर आप देखें तो पिछले जब शेख हसीना चली गई और बांग्लादेश में इतने उपद्रव हो रहे हैं, आर्मी ने जानबूझकर अभी तक मार्शल लॉ नहीं लगाया, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से ये उपद्रवी जो हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जाहिर बात है बीएनपी के जो कार्यकर्ता ज्यादातर हैं, और जो जमाते इस्लामी हैं वो बहुत ही पहले से ही प्रखर थे, उग्रवादी थे, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट बिहेवियर है जी, जिहादी एलिमेंट्स काफी हैं। तो आर्मी मार्शल लॉ लगा के इनको नाराज नहीं करनी चाहती। आर्मी ने फिलहाल ये बोल दिया है कि हम एक अंतरिम सरकार बनाएंगे, तो उसमें जाहिर बात है ये देखना पड़ेगा कौन सामने आते हैं। तो बीएनपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सामने आके अंतरिम सरकार में डोमिनेंट रोल अदा करना चाहेंगे। जमाते इस्लामी के जो लोग हैं वो भी अंतरिम सरकार में आके एक डोमिनेंट रोल हाँ, अल्टीमेटली तो सत्ता पर काबिज होना एक बड़ा मकसद रहता है। ये वो चाहे सेना आए, फिर उसके बाद में उन जिन लोगों का सहयोग लिया है वो भी सत्ता की मलाई खाने के बारे में अब सोचेंगे। हालात कुल मिलाकर बांग्लादेश में अस्थिर बने हुए हैं और फिलहाल सेना के हाथ में ये पूरी बागडोर है। सुचंद्रिमा जो कि मेरी सहयोगी हैं वो भी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, न्यूज़ रूम से जानकारी लेते हैं। सुचंद्रिमा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल अभी सभी के जहन में चल रहा है कि एक विमान देखा गया है बांग्लादेश से दिल्ली की तरफ आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इसमें शेख हसीना हो सकती हैं और यहाँ से फिर वो लंदन जा सकती हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इस बारे में कोई अपडेट मिल पाया है कि उनका मूवमेंट क्या रहेगा और भारत जो है उनको लेकर किस तरह का स्टैंड ले रहा है? देखिए, अभी की जो स्थिति है बांग्लादेश में, जो अभी हालत हुई है, उसके बाद शेख हसीना का देश छोड़ना और इंडिया की तरफ आना, जैसा सूत्रों के हिसाब से खबर है कि दिल्ली में उतर के फिर विमान चेंज करके वो लंदन की तरफ जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश सेना की जो ये विमान है जिस पे वो आ रही है दिल्ली की तरफ। एक खबर ये है कि
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जो बांग्लादेश के साथ हमारे देश का जो संबंध है, खास करके जो बॉर्डर एरिया है, अगर बंगाल की बात करें कि बंगाल में 4000 किलोमीटर ऐसे एरिया है जहां से पूरे बांग्लादेश के साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल जुड़ता है। बीएसएफ के जो डीजी है वो ऑलरेडी कोलकाता पहुंच गए हैं और वहां जाके एक बड़े पैमाने पे मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से स्थिति को देखा जा सकता है और आगे जाके कोई अलर्ट अगर जारी करना पड़ा तो उसके हिसाब से क्या नीतियां लिया जाएगी। क्योंकि कल जैसे एक स्थिति ऐसी भी हुई थी, जो बांग्लादेश में जो भारत के दूतावास है, सिलेट में जो ऑफिस है, वहाँ पे एक अलर्ट जारी किया गया था। तो जानकारी क्या पहले से थी, ये सवाल जैसे आप ले सकते हैं कि जानकारी अगर पहले से थी कि इतनी भारी मात्रा में छात्र का गणभवन में जैसे वो लोग हमलावर करेंगे, तो पहले से क्या स्थिति को रोकने के लिए किया गया है, ये एक जैसे खैर सवाल ये सामने आ सुचंद्रिमा सकती है। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी आने वाले समय में आएंगे। आपने बीएसएफ की बात की, डॉक्टर द्विवेदी ने इस बारे में विस्तार से बताया भी था कि किस तरीके से जो सीमाएं हैं उनको सील करने का काम किया जा रहा है, किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, आवागमन जो है उसको रोका जाए, चाहे वो बस का यातायात। डॉक्टर द्विवेदी, इस बारे में कुछ और अपडेट्स आपके पास हो तो मैं चाहूंगा वो दर्शकों को अवश्य बताएं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर यही बोलूंगा कि जहां तक अपडेट्स का सवाल है, लोगों को कभी क्लियर नहीं हो रहा था सुबह की समय, मॉर्निंग में और अभी भी, कि ये जो विमान निकला है बांग्लादेश से, ये कोलकाता जा रहा है या दिल्ली जा रहा है या लंदन जा रहा है। उसके अलावा इसमें लोग ये भी सोच रहे थे कि क्या अब खालिदा जिया, क्या अब शेख हसीना जी कोलकाता में रहेंगी, क्योंकि क्या भारत उनको शरण देने की बात करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लंदन का भी देखें तो वहां पे भी देखें कि वहां पर भी स्टारमर साहब की सरकार है, जिसके चलते वहां पर ये बात क्लियर है कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो अब रूल नहीं कर रहे हैं और ऋषि सुनक वहां पे नहीं है, और हमारे देश की जो सरकार है उसका काफी अच्छा सामंजस्य ऋषि सुनक और जॉनसन जी के साथ और लिज ट्रस्ट के साथ था, पर वो चीज अब वहां नहीं है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो शरण लेंगी तो ब्रिटेन पे जाके शरण लेंगी। बस मैं अपनी बात में एक और अपडेट के अलावा ये बात कहना चाहूंगा कि जो वहां के प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने पिछले एक वीक से ये डिक्लेयर कर रखा है कि दिस इज द लॉन्ग मार्च, ये हमारा लॉन्ग मार्च है ढाका तक के लिए। तो जहां तक अगर लॉन्ग मार्च की बात है तो लॉन्ग मार्च का मतलब ये हुआ कि किसी तरीके का रिवॉल्यूशन है, तख्ता पलट है, पर पॉलिटिकल वायलेंस की संभावना थी और ऐसा हो रहा है वहां पर। सविनय आंदोलन की तरह इसको रखा गया, धारणा की ये नहीं करें जी, सविनय आंदोलन की तरह इसको रखा गया, ये कहा गया शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन अब वो हम देख रहे हैं कि हालात किस तरीके के बने हुए हैं। रंजीत जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अभी डॉक्टर द्विवेदी ने कही, मेरे जहन में भी बड़ी देर से सवाल आ रहा है, ये लंदन जाने का जो रास्ता होता है ये क्यों रूट बनाया जाता है, और भारत उनके लिए ज्यादा बड़ी पनाहगाह होगी या लंदन, इसको थोड़ा समझाइए भी। देखिए, अभी ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो लंदन ही जा रही हैं। अगर वो नई दिल्ली होकर के किसी और देश जाना चाहती हैं तो नई दिल्ली में विमान की रिफ्यूलिंग की सुविधा उन्हें हासिल करनी पड़ेगी। देखिए, भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि बड़ी एम्बैरेसिंग पोजीशन भारत की हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के जो लोग हैं, अगर भारत शेख हसीना को शरण देता है तो बांग्लादेश के लोगों में भारत के खिलाफ नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भारत इस स्थिति से बचना चाहेगा। अब कितने वक्त तक शेख हसीना को नई दिल्ली में रहने देता है, ये भी एक देखने की बात है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो खाड़ी के देशों में भी जा सकती हैं, खाड़ी के देशों में दूसरे देशों के भी कई राष्ट्राध्यक्ष। रंजीत जी, आपने जो पॉइंट का दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश के लोग भारत से नाराज ना हो। ये अचानक से देश की इतनी लोकप्रिय नेता इतनी बड़ी विलेन कैसे वहां के लोगों के लिए हो गई, ये भी एक समझने जैसी बात है, जिस पर मैं थोड़ा आप लोगों से विस्तार से बात करना चाहूंगा। देवनाथ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो अभी एक महत्वपूर्ण मुद्दा आया कि लंदन ही क्यों जाया जाता है और भारत जिसके साथ अच्छे संबंध रहे हैं वहां पर क्यों नहीं रह सकती शेख हसीना, और अचानक से शेख हसीना क्या अलोकप्रिय वो पहले ही हो गई थी और सत्ता में बनी हुई थी, या फिर अब ये एक धड़ा विशेष है जिसकी नाराजगी की वजह से शायद वो भारत में ना रह पाए, जैसा कि ब्रेक से पहले हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स जो हैं इस बात को रख रहे थे। देखिए, वह 2009 से 15 साल से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहे हैं। आज भी अगर देखा जाए तो उनकी पॉपुलैरिटी लेवल्स बहुत ऊंची हैं।
दिक्कत ये आ रही है कि जनतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से अगर इलेक्शन किए जाएं तो शेख हसीना फिर बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, और जो बीएनपी के लोग हैं या खालिदा जिया के लोग हैं या जमाते इस्लामी हैं, उनको एक सुविधा ये है कि चाहे उनके नंबर्स कम हो, लेकिन कहते हैं ना राजनीति में मसल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब उनके पास जो ऐसे लोग भी काफी बड़ी तादाद में हैं जो कि जरूरत पड़ने पर पत्थर फेंक सकते हैं, डंडा चला सकते हैं, उपद्रवी टाइप के लोग ज्यादा हैं उनके पास में। हाँ, तो बांग्लादेश में ये चीज जो है शुरुआती दिनों से ही पता थी। एक रीजन की पिछले 15 साल 10 साल 5 साल से बांग्लादेश में उनकी पुलिस ने या अलग अलग कोर्ट्स में थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखाई गई। यही था कि शेख हसीना कोशिश कर रही थी कि जो वहां उपद्रवी तत्व हैं या जो एक्सट्रीम जिहादी एलिमेंट्स हैं उन पर जरा कंट्रोल रखा जाए। तो लेकिन वो बात ऐसे बदल गई कि उन्होंने इसको मानव अधिकारों का हनन दिखा दिया। जो वहां पर सोशल मीडिया है उसमें ये बात चल पड़ी कि बांग्लादेश में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। अगर आज भी इलेक्शन कराए जाए तो शेख हसीना और अवामी लीग ही जमीन पर ज्यादा मजबूत है, लेकिन वो जरा नरम दल वाले हैं, अब यकीन नहीं करते पत्थरबाजी में या आगजनी में, उग्रवाद में वो बिलीव नहीं करते हैं, या प्रो पाकिस्तान जो पॉलिसी रही है उसमें वो भरोसा नहीं रखते हैं, और भारत के साथ संबंध मजबूत रहे हैं, इससे भी स्पष्ट तौर पर ये समझा जा सकता है। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, और डॉक्टर मनन और रंजीत जी से भी मैं इस पर जरूर बात करूंगा। रंजीत जी, अभी आने वाले समय में बांग्लादेश को हम कैसे देख रहे हैं, और हमारे लिए खासतौर पर भारत की सुरक्षा के लिहाज से, भारत के लिहाज से अब क्या बांग्लादेश को किस दृष्टिकोण से देखा जाए? देखिए, भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक हालात पैदा हो गए हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि बांग्लादेश की जो सेना है उसके प्रमुख का उनका रुझान क्या होता है, विदेशों के साथ संबंधों को लेकर के उनकी क्या निजी राय है अभी स्पष्ट नहीं है। वो पाकिस्तान और चीन के साथ दोस्ती बढ़ाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि चीन पर जिस तरह से सैन्य मामलों को लेकर के बांग्लादेश की निर्भरता हाल के वर्षों में काफी बढ़ गई थी, उससे बांग्लादेश की किसी भी सरकार या किसी भी सेना के लिए एक मजबूरी होती है कि चीन के साथ रिश्ते अच्छे बनाए रखें। चीन ने जिस तरह से बांग्लादेश की सेनाओं को हथियारों की सप्लाई की, बांग्लादेश में पनडुब्बी का एक बहुत बड़ा अड्डा बनाया, तो बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता काफी बढ़ गई थी। तो बांग्लादेश में कोई भी सरकार होगी, कोई भी सेना प्रमुख होंगे, वो चीन के साथ रिश्तों को अचानक काट नहीं सकेंगे। चीन के साथ रिश्ता बनाए रखना उनकी मजबूरी होगी। अब भारत को यही देखना पड़ेगा कि किस तरह से बांग्लादेश में जो नया शासन है, जो सेना का शासन चलेगा, अगले मुझे नहीं लगता कि कुछ महीनों के भीतर सेना का शासन वहां खत्म हो जाएगा, सेना का शासन चलता रहेगा। तो सेना के जो नए प्रमुख हैं, जो सेना की जो नई सरकार बनेगी, अंतरिम सरकार बनेगी, सेना के देखरेख में भारत उनके साथ रिश्ते कैसे बनाता है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। आपने ये जो पनडुब्बी वाली बात कही, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चीन जो है वो हमेशा से भारत में घुसने के लिए एक रास्ता तलाशता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन पर हमेशा वो, क्योंकि हिमालय यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है वो बड़ा बहुत ही नैरो पॉइंट है, और भारत वहां पर कड़ी टक्कर देता है। तो बांग्लादेश जैसी जगह पर वो अपने गढ़ को मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तान, श्रीलंका में भी यही किया है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में चीन जो है वो अपनी ताकत को बढ़ाएगा, और भारत को इस लिहाज से भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि समुद्री मार्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बांग्लादेश चीन के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है? देखिए, आपने सही कहा। बांग्लादेश में एक पेकुआ नौसैनिक अड्डा है जिसका निर्माण चीन ने किया है। पेकुआ नौसैनिक अड्डा पर चीन की वहां पर 6 पनडुब्बियों के रहने की व्यवस्था की गई है। बांग्लादेश की सेना के पास, नौसेना के पास केवल 2 पनडुब्बियां ही हैं। ये दोनों पनडुब्बियां चीन ने सप्लाई की हैं। तो बांग्लादेश जो है अपनी पनडुब्बियों के संचालन के लिए चीन पर निर्भर है पूरी तरह। और जो बाकी जो 4 जगह है पनडुब्बियों के रहने की, उसमें अनुमान यही लगाया जा रहा था कि चीन अपनी पनडुब्बियों को वहां भेजना शुरू कर देगा। तो भारत के लिए बड़ी चिंता की बात यह थी कि बांग्लादेश चीन पर अपनी निर्भरता किस तरह से कम करता है। अब देखना होगा कि चीन और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य संबंध है उसका स्तर बांग्लादेश के जो नए सेना प्रमुख हैं वो आगे ले जाते हैं, या उसको सीमित करते हैं, या संतुलित देते हैं, संतुलित उसका रूप प्रदान करते हैं। तो भारत के लिए यही चिंता की बात है कि बांग्लादेश की नई सरकार के साथ रिश्ते जल्द से जल्द कैसे अच्छे बनाए जाएं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही डॉक्टर द्विवेदी।
ये बात भी सही है कि भारत जो है वो अपने दृष्टिकोण से भी सोच रहा होगा कि वहां पर जो हालात चल रहे हैं, शेख हसीना जी को क्या करना है, वो तो सब ठीक है, भारत के रिश्ते, जो नई व्यवस्था वहां पर बनेगी उसके साथ कैसे चलते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में शेख हसीना को लेकर क्या निर्णय करना, यह भी बड़ा महत्व का है। सेना उनके बहुत खिलाफ नहीं दिखाई पड़ती है। हो सकता है जनता, जैसे अभी रंजीत जी ने पहले एक बात कही थी कि वहां पर उनको लेकर जो एक माहौल देखने को मिलता है उससे बचना चाहेगा भारत। फिर भी आपको क्या लगता है, शेख हसीना को लेकर भारत का स्टैंड क्या रह सकता है? दूसरा, जब सेना शासन करती है तो डिप्लोमेटिक रिश्तों के लिए क्या कुछ करना पड़ता है या क्या प्रक्रिया फिर बनती है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें देखना चाहिए राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से कि ऊंट जो अपनी करवट है वो किस तरफ लेता है। ये तो एक बात हुई। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सेनाध्यक्ष ने बोला है कि वो लोग इंटरिम सरकार बनवाएंगे और नेक्स्ट स्टेप शायद उनको, अगर वो पूरी तरीके से डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और ह्यूमन राइट्स को इतना ज्यादा ही एस्पाउस करते हैं, उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वो लोग फिर इलेक्शंस भी करवाएंगे, सो कॉल्ड फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएंगे। और उसमें मुझे लगता है कि शेख हसीना ने बहुत काम किए, तो उनकी सरकार वहां पर आ सकती है। इसके अलावा मैं एक दो बातें और ब्रीफली यहाँ पर कहना चाहूंगा कि अगर हम भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में बात करें तो उसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई, जब 1960s में भारत ने न्यू कॉलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट छोटे राष्ट्रों को सपोर्ट किया कि इन्हें आजादी, इन्हें फ्रीडम दिलवाई जाए। इसके अलावा 71 वॉर को हमें नहीं बोलना चाहिए। हमारे रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात बोलेंगे, एग्री करेंगे कि जिस तरीके से हमारे जनरल अरोरा वहां पर गए और जिस तरीके से जनरल नियाजी को उन्होंने थ्रेटन करके और बड़ी चालाकी से, बड़े क्लेवर तरीके से 90,000 बांग्लादेशी सोल्जर्स को, पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहां पर उनके बेल्ट निकलवाए और सरेंडर करवाया, ये एक इमेज। दूसरी इमेज में ब्रीफली पकड़ता हूं, क्लिफ्टन की कॉपी की इमेज। बीच में हम देखेंगे तो 8, 10, 15 सालों से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच संबंध बड़े ही सौहार्दपूर्ण हो गए थे और अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन फैक्ट्रीज और सप्लाई चेन्स में बांग्लादेश को एक नया रूप दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। तो क्या वो बन जाता है ऐसा कि भाई पूरी तरीके से लैपडॉग तो फिर भी बांग्लादेश नहीं बना, पर कहीं ना कहीं ये ब्लेम पिछले 15-20 वर्षों से ढाका पे आ रहा है, क्या पूर्ण रूप से अमेरिका की गोदी में चले गए हैं। और एक अंतिम इमेजरी की मैं बात करूंगा भारत बांग्लादेश रिलेशंस में, जो दक्षिण एशिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 85 में जब सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इसका जब गठन किया गया तब बांग्लादेश ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसके अलावा जो रूरल बैंकिंग की जो बातचीत है वो भी पूरे एशिया में, दक्षिण एशिया में उसकी पहल बड़े ही सक्सेसफुल और बड़े ही इमेजिनेटिव तरीके से की गई थी बांग्लादेश में। जी जी। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में हमें बांग्लादेश के जो इंटरनल फ्रिक्शंस हैं, जो उनकी इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं, उनको उनमें इसमें कोई दो राय नहीं डॉक्टर द्विवेदी की, कूटनीतिक स्तर पर भारत सारी चीजों का आकलन करने के बाद कोई निर्णय लेगा। पैनल पर मेरे साथ जाने माने विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी बड़ी आसान और सहज भाषा में चीजें समझाते हैं और बड़े लोकप्रिय भी हैं वो टेलीविजन पर। संजीव जी, चर्चा में आप थोड़ा सा देरी से जुड़े हमारे साथ, लेकिन काफी मुद्दों पर बात हुई है। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा तो भारत और जब सेना का शासन होता है बांग्लादेश जैसे करीबी मुल्क में, जिस पर चीन की बड़ी निगाह है, चीन उस पर अपना अड्डा लगभग कायम कर भी चुका है और भारत पर एक लगाम लगाए रखने के लिए या एक पकड़ बनाए रखने के लिए वो कोशिश भी करता है कि श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश इनकी जमीन का इस्तेमाल करता रहे। भारत के लिए कितने चिंताजनक हालात बने हैं और शेख हसीना को लेकर भारत का स्टैंड क्या रहने वाला है, ये दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे। धन्यवाद प्रवीण जी। और देखिए, भारत के लिए जो बांग्लादेश का ये जो घटनाक्रम सामने आया है, ये एक चिंताजनक स्थिति है। और बांग्लादेश में ये जो पूरी घटना है, उसके पीछे मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो बांग्लादेश की अंदर की जो कट्टरवादी जो वहाँ के पार्टीज हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल विदेशी शक्तियों के माध्यम से भी किया गया है। और पूरी जो हिंसा की जो स्थिति है, जो अस्थिरता की स्थिति है, उसको लगातार भड़काए रखने का जो कार्य है वो एक गहरी साजिश के तहत किया गया है। और ये जो पूरी स्थिति है, ये बांग्लादेश के लिए आपातकालीन स्थिति है।
बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती का समय है। हाँ जी जी जी, मैं ऐसा कह रहा था कि जो इसमें जो ये पूरे घटनाक्रम में जो वहाँ की घरेलू जो ताकतें हैं, जो कि शेख हसीना की सरकार को लगातार टारगेट करने की, उनको गिराने की कोशिश कर रही थी, उनका जो उनके माध्यम से विदेशी शक्तियों के कोलैबोरेशन के तहत ये पूरा गहरी साजिश रची गई। और ये जो पूरा घटनाक्रम है गहरी साजिश का परिणाम है, जैसा कि मैं कह रहा था, जिसमें कि जो है अनेक शक्तियां शामिल है। भारत के लिए ये विशेष रूप से चिंता का समय है, क्योंकि इस तरीके की जो कट्टरवादी ताकतों का पाकिस्तान की, विशेष रूप से मैं खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र करना चाहूंगा कि उनकी एक गहरी इसमें साजिश हो सकती है। चाइना की के साथ बांग्लादेश के हाल के संबंध अच्छे नहीं रहे थे। आपने देखा था शेख हसीना किस तरीके से चाइना की यात्रा पर गई और बीच में ही वो अपनी यात्रा को छोड़ करके चली आई। तो ये जो पाकिस्तान और चाइना का जो गहरा गठजोड़ है वो भी इस साजिश में शामिल हो सकता है, जिन्होंने बांग्लादेश की घरेलू जो शक्तियां हैं, जो कि शेख हसीना की सरकार को टारगेट कर रहे थे, उनका इस्तेमाल करते हुए इस पूरी, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट दिया, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी अस्थिर हालात देखो, आपको दिखाई देगा दो बड़ी ताकतें कहीं ना कहीं उसमें टिकी हुई हैं। दो बड़ी ताकतें, कुछ भी 3-4 बड़ी ताकतें हैं, उनमें चीन और अमेरिका, इन दोनों की आपसी टसल रहती है। देवनाथ जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु संजीव जी ने यहां पर रखा और बातचीत यहां तक पहुंची है। तो चीन और अमेरिका ये अलग अलग देशों को डोरे डालते रहते हैं, किसी को साथी बना लेते हैं, किसी को दुश्मन बना लेते हैं। यहां बांग्लादेश की स्थिति में अभी देखें, जो डॉक्टर द्विवेदी ने बताया इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका भी जो है यहां पर, क्योंकि बांग्लादेश ने गारमेंट सेक्टर हो या अन्य सेक्टर हो, लेबर के मामले में और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में खुद को अच्छा ग्रो किया हाल के दिनों में। अमेरिका की बड़ी नजर रही है। चीन तो हमेशा से यहां पर आपने बताया ही कि किस तरह पनडुब्बी का। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बड़ी खबर है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना पहुंची हैं। तो जो खबर थी उसमें हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व PM पहुंची हैं, अपनी बहन के साथ वो यहां पर आई हैं। देखिए, ये तय माना जा रहा था कि वो भारत आएंगी और गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उनके प्लेन को उतारा गया है। उनके साथ उनकी बहन भी हैं। सुरक्षा दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हिंडन एयरबेस पर उनके प्लेन को लैंड करवाया गया है। अब बताइए देवनाथ जी, ये तो तय हो गया है कि वो भारत आ गई हैं, आगे क्या हो सकता है थोड़ा सा बताएं। और यहां पर ये तो तय ही है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से हिंडन एयरबेस क्षेत्र को चुना गया होगा। जी हाँ, हिंडन एयरबेस में सुविधा ये है कि एक तो थोड़ा दिल्ली के मेन शहर से बाहर है, और दूसरी बात है क्योंकि वहां पर सिलेक्ट इसलिए किया गया है क्योंकि सिविलियन जो पैसेंजर्स हैं, सिविलियन एयरक्राफ्ट हैं, उनकी मूवमेंट कम है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, डिफेंस का एयरपोर्ट है, तो 100% सिक्योरिटी जो है उनको दे सकते हैं। देखिए, बांग्लादेश के सामने हमेशा एक डायलेमा रहा। बांग्लादेश जब आजाद हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग जो है वो उनका झुकाव ऑब्वियसली भारत की तरफ था, क्योंकि भारत ने ही उनको आजाद कराया। लेकिन क्या है कि बांग्लादेश में बहुत बड़ा धड़ा हमेशा से ऐसे रहा जो कि वहां के ओरिजिनल बंगाली नहीं थे। वो मुस्लिम हैं, लेकिन वो गए थे भारत से, हिंदी स्पीकिंग ज्यादातर बिहार से गए थे। तो अगर आप बांग्लादेश में जाएं तो वहां एक कल्चरल डिफरेंस है, एक वर्टिकल शिफ्ट है बांग्लादेश में। ऐसे बंगाली जो कि ओरिजिनल बंगाली थे और ऐसे बंगाली जो कि बाहर से 1947-48 के बाद माइग्रेट होकर बांग्लादेश पहुंचे जी। तो जो बाहर से जो गए थे, जो भारतीय मुस्लिम, बिहारी मुस्लिम जो बांग्लादेश में गए थे, इन्होंने कभी भी शेख हसीना की पार्टी को या अवामी लीग को समर्थन नहीं दिया। 1971 की लड़ाई के समय में भी इन लोगों ने खुलकर बांग्लादेश, उस वक्त पाकिस्तान की आर्मी का साथ दिया। जो जी, आपने बड़े विस्तार से बताया था कि प्रो पाकिस्तानी इनका माइंडसेट हमेशा से रहा, उस समय पर ये सपोर्ट करते रहे और आज भी
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो रखा वो ये कि वो जो एक बल होता है या फिर एक उपद्रव करने की शक्ति है, वो बेशक लोकप्रियता इनकी हो आम लोगों में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लेकिन इसके बावजूद इनके पास ऐसा संख्या बल है जो उपद्रव मचा सकता है। रंजीत जी, क्योंकि अब चर्चा के भी अंतिम दौर में जा रहे हैं, संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े, तो मैं फटाफट चाहूंगा कि एक एक करके महत्वपूर्ण कमेंट, भारत का स्टैंड शेख हसीना जी को लेकर क्या हो सकता है, आपकी समझ क्या कहती है, क्योंकि आप लंबे समय तक कवर करते रहे, डिप्लोमेटिक तरीके से भारत उनको शरण देगा या आपको लगता है कि वो कहीं और मूव करेंगी? रंजीत जी। देखिए, भारत के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, परसों की स्थिति में भारत है। भारत बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही है शेख हसीना, उनको अगर शरण देता है तो बांग्लादेश के जो वहां के लोग हैं उनसे नाराजगी मोल लेगा। तो भारत की कोशिश यह होगी कि शेख हसीना भारत छोड़कर किसी और देश में चले जाएं। भारत देखेगा, भारत उन्हें अधिक समय तक अपनी जमीन पर रोकने की कोशिश रुकने नहीं देना चाहेगा। और डॉक्टर द्विवेदी, यही सवाल आपसे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिस तरह के संबंध रहे हैं, जिस तरह उनकी यात्राएं होती रही हैं, इसके बाद आपको क्या लगता है कि उन संबंधों के लिहाज से, क्योंकि भारत इस बात के लिए जाना जाता रहा है, भारत ने कई बार, हम जानते हैं कि दलाई लामा के विषय में हो या कई बार भारत ने स्टैंड लिया है और बड़ी बड़ी ताकतों से लड़ गया है, पर आपको क्या लगता है अभी बांग्लादेश के सिलसिले में? मुझे ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि शेख हसीना को यहाँ पर रिफ्यूज दी जाए, शरण दी जाए या नहीं दी जाए। पर मुझे लगता है कि न्यू दिल्ली डिसाइड करेगा, दिल्ली सरकार डिसाइड करेगी और उनको शेल्टर देंगे, क्योंकि हमें इतिहास को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और इतिहास 25, 40, 50 साल की बात को अगर हम बिल्कुल एंटीक्विटी की बात माने तो वो भी बात सही है, पर पिछले कई वर्षों से भारत और ढाका के बीच में और मोदी जी की सरकार और शेख हसीना के बीच में बड़े ही अच्छे संबंध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उनके साथ एक ट्रू ब्लू फ्रेंड, एक अच्छे मित्र राष्ट्र की तरह एक्ट करना चाहिए और उसके चलते हमको उनको शरण देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि दोनों राष्ट्रों के बीच में इतना कुछ कॉमन है। और अंतिम बात बोलूंगा मैं यहाँ पर कि वहां के लोग नाराज होंगे तो ऐसी बात नहीं है। अमेरिका को देखें तो अमेरिका भी बहुत इंटरफेयर करता है और गलत कारणों से और गलत रिसोर्सेज के थ्रू इंटरफेयर करता है। हम भी साउथ एशिया की और एशिया की महाशक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अपने पावर के फुटप्रिंट छोड़ने पड़ेंगे जी, ऐसी मेरी सोच है जी। संजीव जी, थोड़ा सा ये भी समझाइए कि देखिए, हम आम लोगों को, आवाम को देखते हैं, पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में आवाम की अपनी सोच होती है, वो पॉलिटिकल जो नैरेटिव सेट किए जाते हैं उसके आधार पर उनका दिमाग बहुत कुछ बनता है। लेकिन सेना का अभी का सेटअप, अभी जो आंदोलनकारी हैं, खालिदा जिया, ये सब जो कुछ बचा है, और शेख हसीना का यहाँ भारत में होना, अभी स्थितियां भारत के लिए कैसी रहेंगी और भारत इन दोनों चीजों को कैसे बैलेंस करेगा कि बांग्लादेश के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें संबंध भी ठीक रहे, शेख हसीना के साथ जो पुरानी दोस्ती रही है वो भी बरकरार रहे? देखिए प्रवीण जी, भारत शेख हसीना की पूरी मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट में बताया कि भारत ने इस विमान को हिंडन एयर बेस पर उतरने की अनुमति दी, और जाहिर है कि भारत शेख हसीना के साथ पूरी तरह से संपर्क में है। लेकिन साथ ही साथ भारत की जो एस्टेब्लिशमेंट है, भारत की जो सरकार है, वो जी लगातार, तो ये जो पूरी स्थिति है उस पे भारत की बहुत ही क्लोज वॉच है। लेकिन भारत बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार को, उनकी फैमिली को पहले भी मदद करता रहा है। आप जानते हैं 1975 में कितनी बड़ी मदद पहुंचाई गई थी, और उसके बाद अभी जो आपातकालीन स्थिति है उसमें शेख हसीना को पूरी मदद भारत की सरकार करने जा रही है। साथ ही साथ जो बांग्लादेश के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जो लीडर्स हैं उनके साथ भारत की सरकार संपर्क में रहेगी। पीपल टू पीपल कनेक्ट जो भारत और बांग्लादेश का है, प्रवीण जी, बहुत ही गहरा है, बहुत ही प्रगाढ़ है। भारत का जो प्रभाव है पूरे बांग्लादेश में बहुत ही गहरा है, और ऐसे में जो भारत की जो भूमिका जो आने वाले समय में वहां की शांति, सुरक्षा, स्थिरता को बनाए रखने में एक पड़ोसी राष्ट्र होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। और आप जानते हैं कि ये जो सरकार है वो एक प्रोएक्टिव जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत चलती है। श्रीलंका में भी जो ऐसी स्थितियां पैदा हुई थी तो भारत की सरकार ने सबसे ज्यादा उसकी मदद की थी, और अब तो बांग्लादेश में ऐसी स्थिति है तो भारत की सरकार उन्हें हर तरीके लॉन्ग टर्म में तो हमको खैर इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इमीडिएट आप क्या चीजें देखते हैं, आने वाले 2-3 दिन में क्या डेवलपमेंट है जो हमारे सामने आ सकते हैं?
देखिए वर्तमान समय में शेख हसीना की सरकार को शेख हसीना को स्वयं को उनको जो मदद देना भारत की सरकार ने ये निर्णय कर लिया है और ये स्पष्ट है कि भारत की सरकार उनके संपर्क में है। लेकिन जो भारत की यही अपील होगी, भारत की जो बांग्लादेश के जो मिलिट्री लीडर्स से जो और उनकी पूरी आवाम से, कि वहां पर वो जो भी उनके ग्रीवांसेस हैं उनको एक संवाद के माध्यम से हल करें। एक अंतिम बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि भारत बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरवादी जो तत्व हैं और इस पूरी घटनाक्रम में जो विदेशी साजिशें हैं उसके ऊपर भारत विशेष रूप से सतर्कता बरतेगा। और पाकिस्तान और चाइना का जो एंगेजमेंट यहाँ पर दिखाई देता है परोक्ष रूप से सीक्रेट तरीके से, उसकी वजह से भारत ये अवश्य चाहेगा कि वहां पर जो ये ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा अपना प्रभाव न बढ़ाने पाए। और उसके लिए भारत को बांग्लादेश की मिलिट्री लीडर्स की लीडरशिप के साथ और बांग्लादेश के साथ जिस भी स्तर का कनेक्ट हो सकता है, सिविल सोसाइटी टू सिविल सोसाइटी, वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे सामरिक हित जो है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश एकदम हमारा सबसे करीबी और पड़ोसी मुल्क है और ऐसे में वहां के हालात जो है हमें सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं आगे भी आप लोगों से अवश्य जुड़ूंगा जैसे जैसे आप लोगों को समय मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु और ये बांग्लादेश भारत के संबंधों को समझने में बड़ी मदद मिली। संजीव जी आपका, डॉक्टर मनन आपका, रंजीत जी आपका और देवनाथ जी आपका विशेष रूप से शुक्रिया। आपने सेना के लिहाज से भी इसको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।